हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 न्यायपालिका से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, कानून के शासन का भाव यह है कि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करे। न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सीधे सरल शब्दों में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करे। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरा है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन सही है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर है। ये कथन असत्य है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। ये सही है। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। ये सही है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। ये कथन भी सही है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक
पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकेगी जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है? सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी राय क्या है? नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं? इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामलों में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इतिहास में निम्न में से कब इस परंपरा को तोड़ दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, 1975 और 1973 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। 1903 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति निम्न में से किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद के पास। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिशों के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। वही उनको हटाने की शक्ति डैश के पास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधायिका। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता।
जहां उसकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहीं उसको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। अगला प्रश्न है, कब पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1991 में। न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति पी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया, अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है, भारतीय संविधान बहुकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। दूसरा है, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है केवल पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन सही है। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला करने का अधिकार नहीं है। ये कथन सत्य नहीं है। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। ये सही है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ये भी सही है। और यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। ये भी सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है। जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला करती है। अधीनस्थ अदालत फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। अगला प्रश्न है, जनहित के मामलों और कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना निम्नलिखित में से किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सलाहकारी जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का निम्न में से कौन क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मौलिक क्षेत्राधिकार।
मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह निम्न में से किस न्यायालय में जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रीटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न है, डैश न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय की अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को डैश न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 144 भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुच्छेद हमें भारत के न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 144 भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश भारत में जनहित याचिका की शुरुआत निम्न में से किनके द्वारा की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक पहल द्वारा। न्यायिक सक्रियता। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन याचिका पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार। 1979 में समाचार पत्रों के विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार की जेल में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सज़ा हो जाती तो भी वे उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन असत्य है? पहला है, इसके माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है, इसके माध्यम से जो किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सुरक्षित न्याय के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन सही है। जनहित याचिका क्या है? कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय किया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूँकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। अगला प्रश्न है, 1980 में तिहाड़ जेल में एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र में बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया था। इस याचिका को किस नाम से जाना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। 1980 के तिहाड़ जेल में एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने उसे ही एक याचिका मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालयों ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को निम्न में से किसे शपथ पत्र में देने का निर्देश दिया जिससे सही जनप्रतिनिधि का चुनाव हो सके? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी इसने ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया जिससे लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। दूसरे,
न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना था। अगला प्रश्न है, डैश से सरकार के 3 अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इन लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी 2 विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। पहला, यह अनेक रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 32 में है ये। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करना अनुच्छेद 32 में है और उच्च न्यायालयों को ऐसी भी रिट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। ये अनुच्छेद 13 में है। अगला प्रश्न है, न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को। एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का डैश किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोग नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभाव्यतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होते हुए यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन असत्य है? पहला है, संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन सही दिया हुआ है। संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोक सकता है। केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसी किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, रिट जारी करने की शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। रिट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती हैं।
अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब है कि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। रिट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में ले लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, राष्ट्रपति की शक्तियां और राज्यपाल की शक्तियां। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है, राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। अगला प्रश्न है, डैश कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाया गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन असत्य है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटा दिया गया और इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। अगला प्रश्न है, विधिक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 नवंबर को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 7 संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।